प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 21 अक्टूबर है। आज आप सोकर उठे होंगे तो निश्चित रूप से अपने मोबाइल में आपने सूची देखी होगी। हरियाणा का मंत्रिमंडल जो गठित हुआ था, उनमें सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। नायब सैनी ने अपने साथियों को जिम्मेदारी सौंप दी है, विभाग सौंप दिए हैं। विभागों का 2-3 दिन से लगातार इंतजार किया जा रहा था। जितनी देरी हो रही थी, विपक्ष उसको लेकर सरकार पर हमलावर था। नायब सैनी निशाने पर थे कि अब तक अपना मंत्रिमंडल गठन नहीं कर पा रहे हैं। नायब सैनी ने दिल्ली से हरी झंडी लेने के बाद आज रात को, मतलब 20 और 21 अक्टूबर की रात को, अपने मंत्रिमंडल के साथियों को विभाग सौंप दिए हैं और खुद भी कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको विभागों की सूची बताता हूं कि किसके पास कौन सा विभाग रहेगा और नायब सैनी ने अपने पास कौन कौन से विभाग रखे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गृह, वित्त, आबकारी एवं कराधान, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा संस्कृति व CID विभाग सहित कुल 12 विभाग अपने पास रखे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी विभागों की सूची देख सकते हो। यह हरियाणा सरकार की आधिकारिक सूची है। अगर कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो अनिल विज को परिवहन, श्रम व ऊर्जा विभाग दिए गए हैं। कृष्णलाल पंवार को पंचायत एवं विकास, खान एवं भूविज्ञान विभाग दिया गया है। अहिरवाल के बड़े नेताओं में शामिल राव नरवीर सिंह को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, विदेश सहयोग व सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का दायित्व सौंपा गया है। महिपाल ढांडा के पास बेसिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा व संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। फरीदाबाद से विपुल गोयल को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग व नागरिक उड्डयन विभाग का दायित्व सौंपा गया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की बात करें तो सहकारिता विभाग, जेल, चुनाव, विरासत एवं पर्यटन विभाग उनको दिया गया है। श्याम सिंह राणा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी व मछली पालन विभाग दिया गया है। रणबीर गंगवा को काफ़ी अहम विभाग दिए गए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अलावा उनके पास लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। कृष्ण बेदी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आतिथ्य विभाग व वास्तुकला विभाग की जिम्मेदारी भी कृष्ण कुमार बेदी ही संभालेंगे। चौधरी बंसीलाल की पोत्री व किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा सिंचाई एवं जल संसाधन जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। दोस्तों, अहिरवाल के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी अटेली से विधायक आरती राव को स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास रहेगी। अब बात करते हैं राज्य मंत्रियों की। नायब सैनी की कैबिनेट में 2 राज्य मंत्री हैं, दोनों के पास स्वतंत्र प्रभार है। राजेश नागर को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले का दायित्व सौंपा गया है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग भी वह देखेंगे, जबकि गौरव गौतम युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, खेल व कानून एवं विधायी विभाग देखेंगे। कानून एवं विधायी विभाग में वह मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ अटैच किए गए हैं। राज्य मंत्री का दायित्व उनके पास, लेकिन खेल और युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता वह स्वतंत्र रूप से देखेंगे। ये था नायब सैनी का मंत्रिमंडल और उनके मंत्रियों के पास जो सौंपे गए विभागों की सूची। अब हम आपको ये महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि इस मंत्रिमंडल के गठन में और इस मंत्रिमंडल में जो विभाग सौंपे गए उनमें खास बात क्या है। दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात यह है कि नायब सैनी विभागों की दृष्टि से मनोहर लाल से भी ताकतवर बनकर उभरे। मनोहर लाल को पहली पारी में भी इतनी ताकत नहीं मिली थी जितनी नायब सैनी के पास है। मैं आपको बता दूं, हम विभागों को लेकर के बात कर रहे हैं। नायब सैनी के पास जो विभाग है इस समय, इतना न मनोहर के पास रहा था पहली पारी में, न मनोहर के पास दूसरी पारी में रहा था, और इससे पूर्व के मुख्यमंत्रियों के पास भी यदा कदा इस तरह की जिम्मेदारी रही है। नायब सैनी के पास जब हम बड़े विभागों की बात करते हैं तो गृह विभाग की बात करते हैं। पहले मनोहर सरकार में काफ़ी समय तक गृह विभाग अनिल विज के पास रहा। इस बार भी अनिल विज को लेकर के ये उम्मीद की जा रही थी कि उनको डिप्टी CM बनाया जाएगा। आरती राव की भी बात चल रही थी, उनको डिप्टी CM बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से जैसे संकेत मिल रहे थे उससे स्पष्ट था कि किसी को डिप्टी CM नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा जरूर माना जा रहा था कि अनिल विज को भारी भरकम विभाग जरूर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
नायब सैनी ने तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग समझे जाते हैं वो अपने पास रखे हैं। गृह विभाग और सीआईडी विभाग दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही नायब सैनी के पास रहेंगे। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात करें, जो सीएलयू का जो खेल होता था, भ्रष्टाचार होता था, नायब सैनी ने अपने पास रख लिया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास इस विभाग में रहेगा उनका, लेकिन ये समय बताएगा कि वह इसमें कितना कामयाब होते हैं। इसके अलावा भी नायब सैनी के पास वित्त विभाग का दायित्व उन्होंने खुद ही अपने पास रखा है। और आबकारी एवं कराधान का जो विभाग है वो भी बहुत अहम विभाग है, वह भी उन्होंने अपने पास रखा है। अनिल विज के पास ऐसा नहीं है कि विभाग जो है कमजोर विभाग है, ऊर्जा जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है, परिवहन उनके पास है और श्रम विभाग उनके पास है, लेबर डिपार्टमेंट भी वो देखेंगे। तीनों विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जहाँ तक गृह विभाग की बात है उसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा थी, तो अनिल विज को इस बार गृह विभाग नहीं दिया गया। सीआईडी तो देनी ही नहीं थी, मुख्यमंत्री अपने पास ही रखने थे, ऐसा पहले से ही तय था, लेकिन गृह विभाग की बातें चल रही थी क्योंकि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गृह विभाग के अधीन आता है। अनिल विज को गृह विभाग इस बार नहीं दिया गया, यही इस मंत्रिमंडल की खास बात है। ये आप कह सकते हैं कि नायब सैनी को भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने पूरी तरह से ताकतवर बना दिया है। एक साथ 14 मंत्रियों की शपथ, मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्रियों की शपथ होती है, एक साथ सबके विभाग आवंटित कर दिए जाते हैं, बिना किसी झिझक के नायब सैनी की झोली भर दी जाती है, उनके पास उनको हरी झंडी दे दी जाती है, उनके पास सबसे अधिक विभाग रहते हैं। और हम अगर मनोहर लाल की पहली पारी की बात करें तो उनके पास ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु जैसे ऐसे बड़े चेहरे थे जिनका महत्वपूर्ण विभागों पर कब्जा था। कुछ लोग इसे अनिल विज का पर कतरना कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए भाजपा हाईकमान ने नायब सैनी को सही सलाह दी और नायब सैनी ने जो अपना मंत्रिमंडल गठन किया उसमें अनिल विज को जो दायित्व दिया गया है वह ठीक है। आप इसे एक लिहाज से संतुलित भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जितना उचित समझा जा रहा था जिसके लिए, उतना ही उन्हें दिया गया है। अहिरवाल से हम बात करें, यहाँ से 2 कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और आरती राव। पहले इस तरह की चर्चा आ रही थी कि आरती राव को काफ़ी हल्के विभाग दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नायब सैनी ने आरती राव को स्वास्थ्य विभाग जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान की जिम्मेदारी उनके पास है, आयुष विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। और इसी तरह जब राव नरवीर सिंह की हम बात करें तो राव नरवीर सिंह के पास काफ़ी ताकतवर विभाग है, काफ़ी मजबूत विभाग है, वन एवं पर्यावरण जैसा अहम विभाग उनके पास है। इसके अलावा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग उनके पास है। बाकी विभाग भी काफ़ी अहम है, ऐसा नहीं है, उनको 4 विभाग दिए गए हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं महिपाल ढांडा की, तो उनके पास बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का विभाग है। और फरीदाबाद में हम बात करेंगे तो विपुल गोयल के पास काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है राजस्व का, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन राजस्व के साथ रहता ही है। तो तमाम जो तहसीलों में जो भ्रष्टाचार की बात होती है, अब देखना यह है कि विपुल गोयल उन पर कितना नियंत्रण कर पाते हैं। उनके पास स्थानीय शहरी निकाय विभाग भी है। स्थानीय शहरी निकाय को लेकर के मनोहर सरकार को काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र को लेकर जिस तरह आलोचना थी, उसी तरह की नगर निकायों को लेकर, नगर निगम को लेकर के काफ़ी आलोचना थी। विपुल गोयल के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है, देखना होगा किस तरह वो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। बाकी मंत्रियों के हमने आपको सबके विभाग बताए हैं, आप उन पर एक नज़र अपनी स्क्रीन पर भी डाल चुके होंगे। हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो ये कह सकते हैं कि नायब सैनी का ये मंत्रिमंडल, नायब सैनी द्वारा किया गया विभागों का ये बंटवारा नायब सैनी को एक ताकतवर मुख्यमंत्री बना रहा है। नायब सैनी की जो छवि है छाया मुख्यमंत्री की, वो अब लगभग हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल दूर होती आ रही है। और निश्चित रूप से नायब सैनी ने जितने विभाग अपने पास रखे हैं उन विभागों के आधार पर करने को बहुत कुछ है। देखना यह होगा कि नायब सैनी और उनकी टीम अब क्या कुछ कर पाती है। अहिरवाल के दोनों मंत्री किस तरह कदम ताल करके आगे डेवलपमेंट की बात करते हैं या उनमें राजनीतिक टकराव होता है। बहुत सी बातें हैं। पंचायत विभाग जो है इस क्षेत्र के पास नहीं है, लोक निर्माण इस क्षेत्र के पास नहीं है, जन स्वास्थ्य विभाग इस क्षेत्र के पास नहीं है, सिंचाई विभाग इस क्षेत्र के पास। जब मैं इस क्षेत्र की बात करता हूं तो रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ की बात करता हूं, लेकिन सुरती चौधरी के पास सिंचाई का जिम्मा है। निश्चित रूप से सुरती चौधरी इस क्षेत्र के लिए जरूर चिंता करेगी, वह दक्षिण हरियाणा को अच्छे से समझती है। नांगल चौधरी क्षेत्र में उन्होंने पानी के लिए काफ़ी काम किया था। जब उनकी माँ किरण चौधरी जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही थी, तब उन्होंने पानी की समस्या को बहुत नज़दीक से देखा है। नांगल चौधरी लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। एक बड़ी बात आरती राव को लेकर के हम आपको ये कह दें कि उनके पास जो दायित्व है
वो एम्स को भी अब वो जल्दी पूरा कराएंगी, उसमें बेशक केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, कितनी तेजी से इसका काम पूरा करवाती है ये आरती राव को देखना होगा। और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज कब शुरू होगा यह भी आरती राव को देखना होगा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की जो सरकार की पूर्व की घोषणा है उस पर आरती राव को अमल करना होगा। और आरती राव चाहेंगी तो जिस तरह दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जैसे नए कॉन्सेप्ट को लेकर के अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े थे, गरीब लोगों तक चिकित्सा सुविधा, सस्ती चिकित्सा सुविधा अगर आरती राव पहुंचा पाई तो निश्चित रूप से इस विभाग में बहुत कुछ करने को लेकर के है। चिकित्सा शिक्षा में भी बहुत कुछ करने को लेकर है और आयुष विभाग में भी बहुत कुछ करने को लेकर है। देखना यह होगा कि वह कितना कुछ कर पाती है। धन्यवाद, नमस्कार।